हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम है साहिल और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर, जहां पर हम आखिरी पार्ट कवर करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का। तो इससे पहले अगर आपने बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में और आपको यहाँ कार्ड्स पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे आपको पूरे चैप्टर के जो 3 वीडियोस हैं वो एक प्लेलिस्ट के अंदर कंपाइल करके दे रखे हैं। आप उन्हें देख के आ जाइए, फिर आप ये देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। और जिन लोगों ने देख लिया है, आपके लिए विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम एक बार रिकॉल कर लें हमने क्या क्या देख लिया था। सबसे पहले खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, डांडी मार्च, मूवमेंट इन सिटीज़, मूवमेंट इन कंट्री साइड, मूवमेंट इन ट्राइब्स। और हम ये सारी चीज़ें पिछले 3 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। हम चौथी वीडियो में स्टार्ट करते हैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, एक भाईचारे की फीलिंग, एक ऐसी फीलिंग कि हम एक साथ हैं, हम एक ही हैं। हम जब एक ही जगह रहते हैं तो हम एक दूसरे का साथ क्यों नहीं देते, क्यों इन चीज़ों में हम बटे हुए हैं, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो। तो ऐसी फीलिंग लोगों के अंदर जगाना कि हम सब एक ही हैं, इसी को हम बोलते हैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है, ये होगी कैसे, लोगों के अंदर ये पैदा कैसे होगी, क्योंकि स्टार्टिंग से तो लोगों के अंदर थी नहीं। क्योंकि अगर होती तो ब्रिटिशर्स कभी हमारे ऊपर इतने सालों तक राज करके नहीं जाते। तो ये कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग जो है ये आती है कल्चरल प्रोसेस से। तो अगर हमारे कल्चर सिमिलर हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड तो आ ही जाता है हमारे अंदर, है ना। भाईचारे की फीलिंग तो आ ही जाती है। हम चाहे वो आज जाति के आधार पर देखें या फिर देश के आधार पर देखें, आज देश का नाम आता है तो हम सब एकजुट हो जाते हैं। जाति के नाम पे, हाँ जाति के नाम पे भी होता है आज ये सब, लेकिन उस टाइम पर ये फीलिंग बहुत कम थी। तो जो लोग देश के आधार पर ये चीज़ करना चाहते थे, उन्होंने ये किया कि उन्होंने बहुत सारे पैम्फलेट्स, फ्लायर्स और इन सब चीज़ों से सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को प्रमोट किया। जैसे फॉर एग्जांपल हम आज के टाइम पर देखते हैं जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं वो क्यों हमें दिखाई जाती हैं, ताकि हमारे अंदर एक आइडिया को डाला जा सके। फिर वो चाहे एक प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, फिर वो चाहे एक सर्विस से रिलेटेड हो। उस टाइम पर भी प्रमोट करना था, लेकिन उस टाइम हमें ये आइडिया प्रमोट करना था, तो उसके लिए भी फ्लायर्स बनाए गए, बहुत सारी स्टोरीज बनाई गई, बहुत सारे सॉन्ग्स बनाए गए, प्रिंटेबल आर्टिकल्स निकाले गए न्यूज़पेपर के अंदर और अलग अलग चीज़ें की गई, जिससे लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आ तो जाए। तो हम एक एक करके हर एक चीज़ पर गौर करते हैं। सबसे पहले भारत माता की इमेज बनाई गई थी एक बंदे के द्वारा, जिनका नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब ये भारत माता की इमेज बनानी क्यों पड़ी? सो हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर देखा है कि हर देश की कोई ना कोई एलिगोरी होती है। एलिगोरी का मतलब वो जो भी आइडिया रिप्रेजेंट करते हैं उससे रिलेटेड वो एक फिगर बनाते हैं, ताकि लोगों को जब भी वो फिगर देखें वो आइडिया उनके दिमाग में स्टक करे। तो हमने भी अपनी एलिगोरी बनाई थी जिनका नाम था भारत माता। इनकी सबसे पहली ड्राइंग बनाई गई थी बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और इसके साथ साथ 1870 के अंदर इन्होंने वंदे मातरम भी लिखा था, जिसे हम आज देखें तो वो हर जगह आपको बजता दिख जाएगा जब भी रिपब्लिक डे होता है, जब भी इंडिपेंडेंस डे होता है। लेटर इन्होंने ये वंदे मातरम वाला गाना है ये अपनी नॉवल आनंद मठ के अंदर भी डाला। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल के अंदर आया तो वहां पर अबिंद्रनाथ टैगोर थे। याद रखिएगा, मैं अबिंद्रनाथ टैगोर बोल रहा हूँ, ना कि रविंद्रनाथ टैगोर। अबिंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने सबसे पहली पेंटिंग बनाई। तो सबसे पहली ड्राइंग बनाई गई थी बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और सबसे पहली पेंटिंग बनाई गई थी बाय अबिंद्रनाथ टैगोर। आपको ये साइड में पेंटिंग भी दिख जाएगी, ये पेंटिंग अबिंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई थी। इनके अंदर भारत माता की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह दिख रही हैं, उनकी बात करते हैं। तो इसमें भारत माता जो है वो बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा काम लग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन स्पिरिचुअल लग रही हैं। एक हाथ में आपको इनके माला दिख जाएगी और वेद वगैरह ये सब। तो ये की फिगर है इस पेंटिंग से रिलेटेड। अब ये तो हो गई एक पेंटिंग की बात। जाहिर सी बात है, हर पेंटर अपने हिसाब से जब पेंटिंग बनाता है तो वो कुछ ना कुछ अपना टच देने की कोशिश करता है। तो अब भारत माता की बहुत सारी पेंटिंग बनी है,
हर कोई पेंटर उन्हें अलग डिपिक्शन से दिखाता है। जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम दिखा रखा है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा कंपोज दिखा रखा है, स्पिरिचुअल दिखा रखा है, ऐसे ही डिफरेंट पेंटर्स उन्हें डिफरेंट तरीके से दिखाते हैं। कहीं पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही हैं, उनके आसपास शेर है, हाथी है। नीचे एक और फोटो दे रखी होगी, तो मैं जब उस पर पहुँचेंगे तो उसके बारे में बताऊँगा। तो इस तरीके से हर पेंटर ने अपने हिसाब से भारत माता की डिपिक्शन बनाई और लोगों को दिखाई। अब नेशनलिज्म की फीलिंग सिर्फ पेंटिंग से तो जगेगी नहीं, एलेगोरी से तो जगेगी नहीं, कुछ हद तक जग जाएगी, लेकिन और भी जोर लगाना पड़ेगा। तो नेशनलिज्म के आइडिया को डेवलप करने के लिए लेट 19th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे जितने भी पोएट्स हैं जो राइम्स वगैरह लिखते हैं, वो हर जगह घूमते हैं, हर विलेज में घूमते हैं, वहाँ पे लोगों को देखते हैं, उन्हें जानते हैं, समझते हैं। उससे रिलेटेड वो बहुत सारे फोक सॉन्ग्स बनाते हैं, बहुत सारी कहानियाँ बनाते हैं और लोगों को वो चीज़ें सुनाते हैं, जिससे लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाती है और इससे भी नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसके बाद बात करें तो हाँ, ये फिगर है, फिगर नंबर 14.A। यहाँ पर भारत माता को अलग डिपिक्शन में दिखा रखा है। जैसे ऊपर अलग डिपिक्शन में थी, यहाँ पे अलग डिपिक्शन में है। उनके आसपास यहाँ शेर है, हाथी है और हाथ में क्या, त्रिशूल है। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग डिपिक्शन दिखाई। अब हम आगे बात करते हैं, तो हम फोक डांसेस, फोक सॉन्ग्स की बात कर रहे थे। तो भाई एक ऐसे बंदे थे नतेशा शास्त्री के नाम से। अब शास्त्री जी जो थे, इन्होंने 4 वॉल्यूम्स लिखी थी, जिनके अंदर तमिलनाडु से रिलेटेड बहुत सारी कहानियां थी। उन वॉल्यूम्स का नाम दिया द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया। तो इसे आप याद रखिएगा, फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया को किसने दिया था? नतेशा शास्त्री जी ने दिया था। और इसके अंदर इन्होंने एक बात बोली थी कि द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टर्स, कि इसके अंदर जो भी कहानियां हैं वो कहीं ना कहीं लोगों से ही उठी हुई हैं, जो वो चाहते हैं, जैसे वो हैं उनसे रिलेटेड, ताकि एक रिलेटेबिलिटी बन सके। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको समझ आने लगा कि इन सिंबल्स और जिस तरीके की बातें हैं, चाहे वो पेंटिंग्स हो गई या फिर फोक डांसेस हो गए, फोक सॉन्ग्स हो गए, इनकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उन्होंने भी अपनी अपनी तरफ से चीज़ें करना स्टार्ट किया ताकि वो लोगों को यूनिफाई कर सकें, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि सिंबल्स बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हैं लोगों को यूनिफाई करने में। स्वदेशी मूवमेंट जब बंगाल के अंदर आया, तब उस टाइम पर एक ट्राई कलर फ्लैग डिज़ाइन किया गया, जिसके ऊपर रेड, फिर ग्रीन, फिर येलो था। और इसके अंदर आपको टोटल 8 लोटसेस दिखेंगे। ये जो 8 लोटसेस हैं, ये 8 प्रोविंसेस को डिनोट करते हैं। तो उस टाइम पर होता क्या था भाई, एक तो हो गए 8 प्रोविंसेस और एक होगी प्रिंसली स्टेट। प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट में क्या डिफरेंस है, ये बता देता हूं आपको मैं सबसे पहले। जो प्रोविंसेस होती हैं वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में होती है, उनको वहां से ऑर्डर मिला है, वो डायरेक्टली इस चीज को कंट्रोल करते हैं। और दूसरी तरफ भाई प्रिंसली स्टेट्स वो होती हैं, जैसे कोई ब्रिटिश है, ब्रिटिश के साथ कोई किंग मिला हुआ है, वो प्रिंसली स्टेट्स को रूल करता है। तो अगर सिंपल भाषा के अंदर बोलूं तो प्रोविंसेस वो हैं जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। तो ये डिफरेंस होता है एक प्रोविंस में और एक प्रिंसली स्टेट में। तो उस टाइम पर इंडिया के अंदर 8 प्रोविंसेस थे जहां पर ब्रिटिशर्स का पूरे तरीके से कंप्लीट कंट्रोल था, डायरेक्ट कंट्रोल था। तो उसको डिनोट करने के लिए इस फ्लैग के ऊपर 8 लोटसेस बनाए गए। उसके साथ साथ एक क्रेसेंट मून बनाया गया, आधा चांद होता है, जो आपने पाकिस्तान के झंडे में भी देखा होगा। और उसके साथ साथ एक सन भी बनाया गया। तो चांद जो है वो मुसलमान लोगों को रिप्रेजेंट करता था और सन जो है वो हिंदू लोगों को रिप्रेजेंट करता था। तो इस तरीके से एक फ्लैग बनाया गया भाई पूरा। इसके साथ साथ भाई महात्मा गांधी जी ने भी एक फ्लैग डिजाइन किया, जिसमें ऊपर रेड, फिर ग्रीन और फिर व्हाइट था, और बीच में एक स्पिनिंग व्हील है, जैसा वो चरखा वगैरह चलाते थे वो है। और उसी को मॉडिफाई करते करते आज हम जो फ्लैग देखते हैं वो बना है। तो इस तरीके से सिंबल्स की हेल्प ली गई ताकि लोगों के बीच में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक सेंस ऑफ कलेक्टिवाइजेशन को बढ़ाया जा सके। अब हम चलते हैं आगे। तो अगला तरीका है भाई नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने का, वो है कि लोगों को बताया जा सके कि इंडिया कितना ज़्यादा महान है। उस टाइम पर जब ब्रिटिशर्स राज करने आए, उस टाइम लोगों को पता ही नहीं था।
उस टाइम जब ब्रिटिशर्स राज करने आए, उन्होंने इंडिया वालों को ये बता दिया था कि भाई तुम लोग बैकवर्ड हो, तुम लोग प्रिमिटिव हो, और प्रिमिटिव होने के साथ साथ तुम अपनी गवर्नमेंट नहीं चला सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। इसकी वजह से भाई जितने भी इंडियंस हैं उन्होंने अपने पास्ट के अंदर झांकना शुरू किया और ये देखा कि इंडिया की कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, है ना। चाहे वो जीरो से रिलेटेड हो या फिर वो कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड हो, प्लैनेट्स किस शेप के हैं उससे रिलेटेड हो। तो इस तरीके की बातें लोगों को पता चली तो उनके अंदर एक प्रोत्साहन आया कि यार नहीं, हम इनकेपेबल तो नहीं है। जब हमने इतनी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें कर दी तो एक गवर्नमेंट चलाना कौन सी बड़ी बात है। तो ये चीज़ें भाई लोगों को पता लगी और इस वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग आगे बढ़ी। तो ये कुछ तरीके थे भाई जिससे नेशनलिज्म की फीलिंग आगे बढ़ाई जा सकती थी। अब अगर मैं बोलूं तो ये जितने भी एफर्ट्स हैं ये सारे के सारे अगर लगाए भी गए हैं तो इनमें देखो प्रॉब्लम आनी तो लाजमी है, क्योंकि जब लोगों ने भाई पास्ट के अंदर देखा तो उन्होंने देखा कि भाई ग्लोरिफिकेशन जितनी मिल रही है वो हिंदूज को मिल रही है, ठीक है। जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं, चाहे वो आर्यभट्ट हो गए, आचार्य, वेद व्यास, ये सब जितने भी हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, तो हिंदूज को जब ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाए तो मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, क्योंकि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, तो और कम्युनिटीज को ना लेफ्ट आउट फील होने लगा, जिसकी वजह से भाई आज तक हम देखते हैं तो झगड़े वगैरह चलते ही रहते हैं। चाहे आप कितनी ही लॉजिकल बात बता लो किसी को आप कितने ही तर्क दे लो, लेकिन एक बार जो बंदा जिस चीज पे अड़ जाता है वो अड़ा ही रहता है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। एंड में कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमने इतनी सारी मेहनत कर कर इस देश को आज़ाद किया है और आज हम क्या कर रहे हैं, हम सेम ही चीज़ को वापस घुमाते जा रहे हैं। चाहे वो अमीर और गरीब का फ़र्क हो, चाहे वो रिजर्वेशन के नाम पर चिढ़ना हो लोअर क्लास से, और चाहे वो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना हो। जबकि हम देखें तो वेस्टर्न वाले आजकल ज़्यादा चीज़ें हमारी फॉलो कर रहे हैं। हम वेस्टर्न चीज़ों में इतने ज़्यादा खो चुके हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी भूलते जा रहे हैं कि हमने कितने महान महान काम किए हैं, और हम अगर एकजुट हो जाएं तो हम कितना कुछ बड़ा कर सकते हैं। और आखिरी में भाई मैं यही बोलूँगा कि हमें ये फ्रीडम बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत लोगों का खून बहा है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। हमें उन चीज़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए कि हाँ यार उन्होंने ये सब किया है तो हम इसे चेरिश करें, ना कि हम फिर से वही बैकवर्ड सोच में जाएं और कहीं ना कहीं फिर से हम गुलाम बनते चले जाएं। और इस बार शायद हम ब्रिटिशर्स के गुलाम ना बने, लेकिन हम अपने सोच के गुलाम बन चुके हैं। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचिए, और अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो यार आप क्या सोचते हैं इस चीज़ से रिलेटेड कमेंट्स में डाल दीजिएगा। ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने में बहुत मज़ा आता है। आज के लिए वीडियो इतनी ही थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, न्यू व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने किसी दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो इस टॉपिक से रिलेटेड बात करना चाहता है। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, दिस साइड साहिल साइनिंग ऑफ। थैंक यू।